नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अनंत कुमार हाजीपुर वाला में। देखो, अपना जो बोर्ड पे लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर कि रेलवे ग्रुप डी, और साथ में यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है जीके और जीएस, और साथ में लिखा है सफलता बैच। यानी सफल वही होगा जो जीवन में निरंतर प्रयास करेगा। तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने इस बैच को स्टार्ट किया था कि सफलता बैच में सारे लोगों को सफल बनाना है, और सफल बनाना ही इस प्लेटफॉर्म का क्या है, उद्देश्य है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सबसे पहला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न का नाम है कि मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा यानी करेंसी के विषय में पूछा जा रहा है। जैसे भारत का जो करेंसी उसको बोलते हैं रुपया, ठीक उसी प्रकार से मलेशिया एक देश है, और मलेशिया की राजधानी जो हो जाएगी हमारा कुआलालंपुर हो जाएगी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो लिखेंगे कुआलालंपुर। ये हमारा कैपिटल हो गया, किसका, मलेशिया की कैपिटल हो गई। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है। देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, डॉलर, यूरो, रियाल, और साथ में दिया गया है रिगेट। और यही हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, ये हमारा ट की जगह पर हो जाएगा ट, यानी रिगेट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मलेशिया की क्या है, करेंसी है। कहते हैं ना कि बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी रुपया नहीं है आपके पास, तो आप क्या है, दुनिया में बेगाना है। कोई आपका अपना सगा भी आपका साथ नहीं देगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर, और अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि भारत का बजट प्रस्तुत होता है। बजट कहने का मतलब क्या होता है कि आय और व्यय का ये लेखा जोखा है, और प्रत्येक साल इसको जनवरी से फरवरी के बीच में इसको पेश किया जाता है, और पेश ऑलवेज इसको कौन सभा में, लोकसभा में। क्योंकि आप लोगों को एक दिन मैंने बताया था कि संसद, देखो ये संसद का हमारा 2 पार्ट्स है। एक हो जाएगा हमारा लोकसभा, और दूसरा हमारा हो जाएगा राज्यसभा। और लोकसभा को ही कहते हैं प्रथम सदन, और निम्न सदन कहते हैं। इस कारण से इसको कहा गया है क्योंकि लोकसभा ऑलवेज 5 साल तक क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, और उसके बाद फिर से अपने देश में क्या होती है, चुनाव होती है। ये हमारा कौन सभा है, लोकसभा। एक है हमारा राज्यसभा, इसको बोलते हैं परमानेंट हाउस, यानी कभी भी ये सभा भंग नहीं होती है। तो ये बजट हमारा कहाँ पे पेश होगा, हमेशा लोकसभा में। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में टोटल मेंबर कितना है, तो लिखेंगे 552, और राज्यसभा में अगर पूछे भैया तो आप लिखना 250। ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा था कि भारत का बजट प्रस्तुत होता है किस सभा में, तो सही आंसर निकल के आ रहा है लोकसभा। अगर कहीं क्वेश्चन आपसे पूछते कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो लिखेंगे मिनिमम एज कितना चाहिए, 25 इयर्स, और राज्यसभा में पूछे तो लिखेंगे 30 साल। एकदम मजे से पढ़ो, कोई भी अगर डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू टेल मी, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मित्रवत पढ़ाई की जाती है। चलिए आगे देखो, तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न हमारा निकल के आ रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक का दर्जा किसे दिया जाता है, यानी भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा गया है। तो सही आंसर जो होगा इसमें बी नंबर, और उसका नाम है राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, यानी मिनिमम एज क्या है, तो आप इसका सही मुस्कुराते हुए मेरे प्यारे लाल आंसर देना 35 साल। यानी कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना साल होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए। तभी जाकर के वह प्रेसिडेंट के पद के लिए क्या कर सकता है, अपना नॉमिनेशन करा सकता है। उसके बाद जाकर के वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अगर यह भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रपति की चर्चा, यानी राष्ट्रपति की चर्चा किस भाग में किया गया है, इस भाग का नाम लिखेंगे कितना, 5। और आर्टिकल पूछिए भैया जी, आर्टिकल्स कहने का मतलब होता है अनुच्छेद।
ये अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लिखेंगे आर्टिकल 52 से लेकर के 62 के बीच में इंडिया के प्रेसिडेंट के विषय में चर्चा किया गया है और प्रेसिडेंट को बनने के लिए मिनिमम एज निर्धारित किया गया है 35 इयर्स। चलिए आगे देखो अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है निकल के बाबू साहब कि पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है, यानी रूपरेखा यानी प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्लानिंग कमीशन और इसी प्लानिंग कमीशन को कहते हैं हिंदी में योजना आयोग। देखो थोड़ा सा बात करते हैं भैया योजना आयोग क्या है। देखो इसी योजना आयोग को कहते हैं प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन बना था हमारा भारत में 15 मार्च 1950 को ये हमारा प्लानिंग कमीशन बन के तैयार हुआ था और इसी योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के एट प्रेजेंट में जो पीएम होंगे वही इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो लिखेंगे नरेंद्र मोदी। क्या लिखेंगे, नरेंद्र मोदी। लेकिन ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन था अब है नहीं बल्कि इसको अब कन्वर्ट कर दिए हैं, इसका नाम है नीति आयोग। यही नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015 को। यानी पहले जो हमारा था योजना आयोग और योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया है और इसका नाम हो गया नीति आयोग। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखिए भैया अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर ये नाम के कोई व्यक्ति है, कोई शख्स है और एक नाम के हजारों व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन नाम उसी का रहेगा जो जीवन में अच्छा काम करेगा। ठीक ना मेरे प्यारे। देखो लिखा है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। वाद्य यंत्र का मतलब होता है बजाने वाला यंत्र। उस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तबला है, सरोद है, वायलिन है, सितार है। देखिए सही जो आंसर हमारा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा सितार। किसका, सितार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तबला का आविष्कार किसने किया था तो लिखेंगे अमीर खुसरो। क्या लिखेंगे, अमीर खुसरो ने ही तबला का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन आप याद करके रखेंगे। आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां पर भटकेंगे नहीं। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भैया जी। और प्रश्न हमारा आ रहा है कि राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य का राज्यपाल, ये सारे लोगों को पता है कि राज्यपाल जो होते हैं ये राज्य का क्या होता है, प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री होंगे, वास्तविक प्रधान जो होंगे वो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन राज्य का प्रधान उस व्यक्ति का नाम है राज्यपाल। और राज्यपाल बनने के लिए भी हम लोगों का मिनिमम एज चाहिए कितना, 35 इयर्स। आइए क्वेश्चन पूछा है किसके प्रति उत्तरदायी होंगे तो लिखेंगे भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी जब तक हमारे देश के प्रेसिडेंट अपने पद पर बने रहेंगे तभी तक राज्य के राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। यानी जिस क्षण राष्ट्रपति अपने पद को त्यागेंगे उसी क्षण भारत जितने भी राज्य हैं और उस राज्य के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, दुआ करेंगे कि आप बने रहना, क्योंकि आपके बने रहने से ही हमारे घर में क्या है, खुशियों की बौछार है। कभी आदमी चाहेगा कि आप चले जाओ मैं अकेला ही रह जाऊंगा, तो चूंकि हम जाएंगे तो संग संग आपको भी ले जाएंगे। इसलिए हो भला तो कर भला, कर भला तो हो भला, इसको ध्यान में रखना। देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है।
ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल्स में किया गया है, तो आर्टिकल्स लिखेंगे 280, ठीक ना। 280 में वित्त आयोग के गठन की चर्चा किया गया है और वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है कितने साल का, 5 साल का होता है। इतना में कोई दिक्कत। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ रहा है इसी में से निकल के कि वित्त आयोग एक कैसी संस्था है, तो लिखेंगे संवैधानिक संस्था है। और कितना नंबर आर्टिकल है, आर्टिकल 280 है। और वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल का, 5 साल का। चलिए आगे देखो, अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं और क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद आखिर बना कब था और बनाने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम क्या था। देखो मैंने 2 चीज लिखा कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था 1961 में, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि बनाया था किसने राष्ट्रीय एकता परिषद को, तो लिखेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रीय एकता परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या यानी टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें लिखेंगे 1/400। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे प्यारे, नहीं तो चलते हैं आगे। चले देखिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। यानी राज्यों के पुनर्गठन के विषय में पूछा जा रहा है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 2-3 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो लिखेंगे आंध्र प्रदेश। क्या लिखेंगे, आंध्र प्रदेश। थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया हमने कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होती है कहां पर हो जाएगी, तेलंगाना। पहले थी हैदराबाद लेकिन आंध्र प्रदेश की अब राजधानी हो जाएगी तेलंगाना। अब देखो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश और साल चल रहा था 1953 यानी 1953। ये दूसरा हमारा क्वेश्चन हो गया। नहीं, अब देखो क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो लिखेंगे 1956। पुनर्गठन हुआ था 1956 में और भाषा के आधार पर बना था राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में। और कहीं पूछ दे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लिखेंगे फजल अली। क्या लिखेंगे, फजल अली। ये क्या थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करके इंडियन गवर्नमेंट को कब सुपुर्द किया था, 1955। कब किया था, 1955 में। और राज्य पुनर्गठन ठीक 1 साल के बाद लागू हुआ। साल चल रहा था 1956 और अपने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है। यानी कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ इंटरनेशनल बिजनेस हम लोगों का बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें 4 ऑप्शन है और 4 में पहला नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल ही नहीं हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या होता है, खटपट होती रहती है, तो इससे तो होने का सवाल ही नहीं है। तो दूसरा है हमारा जापान, तो जापान के साथ भी नहीं हो सकता। और चीन से हम लोग तो लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन चाइना हम लोगों के ऊपर क्या रखता है, नियत इसकी साफ नहीं है, मनसा साफ नहीं है, तो इससे भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक देश निकल के आ रहा अमेरिका, यानी इसी देश के साथ अपना इंडिया का सबसे ज्यादा क्या होती है, फॉरेन यानी विदेशी व्यापार होता है। उस देश का नाम क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखो थोड़ा सा अमेरिका पर फोकस करें तो पता चलता है कि अमेरिका दुनिया में सबसे सुपर पावर कंट्री है, यानी इस देश को टक्कर देने वाला अभी कोई भी देश नहीं है। उस सुपर पावर देश का नाम है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है भैया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि अमेरिका में
कुल राज्यों की संख्या कितनी है? एकदम प्रेम से लिखना 50। कितना लिखेंगे? 50। अब कहीं पूछ दिया कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो लिखेंगे वाशिंगटन डीसी। अब कहीं कोई पूछ दिया कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिखना डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या लिखेंगे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये भी कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो आप लोग आंसर यहाँ पर लिखेंगे कि अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति थे उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। क्या लिखेंगे? जॉर्ज वाशिंगटन जो है यूएसए के पहले क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और कहीं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति पूछ दिया गया तो लिखेंगे जॉन एडम्स। क्या लिखेंगे? जॉन एडम्स जो है अमेरिका के क्या थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। इतना में कोई परेशानी है तो बताइए। चले आगे। देखिए, एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन निकल रहा है और इसका बहुत सारा आंसर भी आ रहा है, तो हर क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तभी जाकर के हमको पता चलेगा कि आखिर हमारी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। और जब तक नीचे जाएंगे नहीं तब तक हमको हीरा मिलेगा नहीं। तो हीरा की तलाश करने के लिए निरंतर हमको डुबकी लगाना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न जो आ रहा है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र का नाम क्या है? यानी रुधिर कहने का मतलब होता है ब्लड, यानी ब्लड दबाव को मापने का जो यंत्र है उस यंत्र का नाम पूछा जा रहा है। तो पहला का नंबर ईईजी है। तो ईईजी से क्या होता है? मस्तिष्क को मापने का कार्य करता है। ईसीजी क्या है? यानी हार्ट से संबंधित, यानी आपकी धड़कन बढ़ गई तो डॉक्टर साहब आपको क्या करेंगे? सजेशन देंगे कि भैया जी जाओ आप अपना ईसीजी करा करके आओ, तभी तो पता चलेगा कि आपका दिल आपका साथ दे रहा है कि नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि सांसों का नाता दिलों की धड़कनों से है, और जिस दिन ये धड़कन और सांस दोनों आपस में जो कनेक्ट है, ये दोनों का नाता टूट गया तो समझो कि आपको जाना पड़ गया। गो टू कहां? जहन्नुम। चले आगे देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, एस्फिग्नोमेनोमीटर। अब नंबर चौथा में तीन में से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्फिग्नोमेनोमीटर। कहावत सुने हैं कि मत कर तू परवाह उनकी जो देते हैं तुझे ताना, मत कर तू परवाह उनकी जो देते हैं तुझे ताना, झुक जाएगा वो सर जब आएगा तेरा जमाना। ठीक ना? तो बस जमाना किसी का नहीं है, बस थोड़ा करके दिखाओ ना यार, उसके बाद देखना जमाना तुमको दूर से क्या मारेगा? सैल्यूट मारेगा। चले आगे देखो, अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि लिग्नाइट को कहा जाता है। देखिए, लिग्नाइट क्या है? एक कोयला है। कोयला का क्या है? एक प्रकार है। जैसे कोयला का 4 प्रकार होता है। मुख्य रूप से कोयला का कितना प्रकार? 4। एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है हमारा बिटुमिनस, तीसरा जो होता है हमारा लिग्नाइट, और चौथा जो हमारा होता है पिट। यानी सबसे ओहिया सबसे खराब कोयला कोई है तो उसका नाम है पिट, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ही कम रहती है और जब ये जलेगा तो सिर्फ धू यानी धुआं करके निकलेगा। और ये एंथ्रासाइट जो हमारा कोयला है ना, ये सबसे उच्चतम क्वालिटी की कोयला है और इसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। लेकिन इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ थर्मल पावर में, जहां पर बिजली का उत्पादन होता है वहीं पर ये गुड क्वालिटी की कोयला सप्लाई होती है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि लिग्नाइट को कहा जाता है, तो लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? तो ब्राउन को ही कहते हैं भूरा कोयला। क्या कहेंगे? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। इस कोयला के कितने मुख्य रूप से प्रकार? 4। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। पिट क्या है? सबसे खराब कोयला है। और सबसे अच्छा कोयला क्या है? उसका नाम है एंथ्रासाइट। यहाँ पे क्वेश्चन था कि लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? तो ब्राउन कोल यानी भूरा कोयला कहा जाता है। चले आगे भैया जी,
देखो अगला नंबर प्रश्न निकल के आ रहा है कि भूभूत भूमि का संबंध किस धर्म से। ये रिलीजन से संबंधित क्वेश्चन है, तो सही आंसर निकल के आ जाएगा बौद्ध धर्म। अगर आपसे पूछे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो लिखेंगे मेरे प्यारे आराम से गौतम बुद्ध। कौन बुद्ध? गौतम बुद्ध। अगर गौतम बुद्ध के विषय में पूछे कि इनका बर्थ यानी जन्म कब हुआ था, तो लिखेंगे 563 बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। 563 में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, देश का नाम है नेपाल, वहीं पर ये बच्चा जन्म लिया था जिसका नाम है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। यही व्यक्ति है सिद्धार्थ जो अपने घर को छोड़ते हैं 29 इयर्स में और 35 इयर्स में पहुंचते हैं कहां पर? गया में। और पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जाकर के दुनिया में जाने जाते हैं गौतम बुद्ध के नाम से। अब बुद्ध किसे कहेंगे? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को ही कहते हैं बुद्ध। ठीक ना? अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? इसमें 4 आंसर है, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक, और सही आंसर निकल के आ रहा हमारा रिजर्व बैंक। अगर रिजर्व बैंक पर अगर फोकस करें तो नाम है RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये बैंकों का बैंक किसको कहा गया? RBI को। ये RBI क्या करती है? किसी भी व्यक्ति से ना कुछ लेती है ना कुछ देती है, ये सिर्फ और सिर्फ काम करती है किससे? यानी बैंकों के साथ। यानी बैंक का सबसे हेड जो हो गया RBI हो गया। जैसे हम लोग सुनते हैं SBI, सुनते हैं PNB, ऐसे करके बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो सबको लाइसेंस देने का जो कार्य करती है उस बैंक का नाम क्या है? RBI। अब देखो क्वेश्चन कहीं पूछे भैया कि RBI कब बना था? दिखना 1 अप्रैल 1935, यानी 1 अप्रैल 1935 को हमारा कौन सी संस्था बना था? RBI बना था। कौन सा? RBI। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो लिखेंगे मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पूरी जिंदगी बीत जाती है बाबू साहब, लेकिन मुंबई जो एक शहर है, जो एक सिटी है, वहां पर लोगों को रहने के लिए अपना कभी भी छत नसीब नहीं होता है। लेकिन मुंबई जिसको चाह गया उसको जीरो से हीरो बना दिया, और नहीं चाहा तो हीरो को भी जीरो बना देगा। इसी सपनों का शहर है जिसका नाम है मुंबई। नाम क्या होगा? मुंबई। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। देखो तो उड़ीसा की राजधानी हमारा हो जाएगा भुवनेश्वर, और पुरी भी हमारा कहां पे पड़ता है? उड़ीसा में ही पड़ता है। यहाँ पर एक मंदिर है, टेम्पल है, और टेम्पल के विषय में पूछा जा रहा है कि किस निर्मित में, किस शैली में निर्मित है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा नागर। देखो इसमें छूट गया है लकीर, नागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागर शैली का उदाहरण है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर। चलिए आगे और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि तानसेन आखिर रहने वाले कहाँ के हैं, तो लिखेंगे MP। MP का मतलब होता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। समझ में आ रहा है? भोपाल नाम क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर, और यहीं के रहने वाले व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का नाम है तानसेन। और तानसेन जो है ना, ये भारत के सबसे होनहार शासक, मुगल वंश के जो सबसे प्रतापी शासक है, जिसका नाम है अकबर। अकबर के दरबार के क्या थे? नौरत्न में से एक थे। उस व्यक्ति का नाम है तानसेन। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो लिखेंगे ग्वालियर, जो पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश।
इसमें। यही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था तो लिखेंगे राम तनु पांडे। कहते ना यार पांडे जी कैसे हैं, यही है रामतनु पांडे। चलिए आगे। अरे टाइटल पर नहीं जाना है रे, हम इसी बताए हैं। देखो नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था। तो सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा, देखो इसमें नागभट्ट प्रथम। किसने किया था, नागभट्ट प्रथम ने ही क्या किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। और कहीं पूछ दे कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ है तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज। यानी कन्नौज क्या थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी। चलिए आगे। देखो अगला नंबर हमारा प्रश्न जो आ रहा है कि 12 मासा की रचना किसके द्वारा की गई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। अगर पूछ दे कि मलिक मोहम्मद जैसी की सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है तो लिखेंगे पद्मावत। पद्मावत किनकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की। ये भी रचना किनकी है, मलिक मोहम्मद जैसी की। अमीर खुसरो तो एक अलग है जिन्होंने सितार और सितार के साथ साथ में तबला का क्या किया था, आविष्कार किया था। कौन के थे, अमीर खुसरो। चलिए आगे। और देखो अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं और क्वेश्चन है कि नासिक अवस्थित है यानी किस नदी के तट पर अवस्थित है तो सही आंसर निकल के आ रहा है गोदावरी। क्या लिखेंगे, गोदावरी। अब देखो ये जो हमारा नासिक है तो नासिक जो हो गया हमारा किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और साथ में अगर क्वेश्चन आपसे पूछते कि नासिक कहाँ पे पड़ता है तो लिखेंगे महाराष्ट्र। क्या लिखेंगे, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई। और मुंबई को ही कहते हैं सपनों का शहर। और मुंबई का नाम हुआ था, कब बना था मुंबई, 1995 में। और पहले था ये बंबई। अब बंबई से हो गया मुंबई। कब हो गया, 1995 में। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर के गुजरती है। देखो उस रेखा का नाम पूछा जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लिखिए कर्क रेखा। तो देखो क्वेश्चन कहीं पूछे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो लिखेंगे हम लोग कितना, 8। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक लिखेंगे गमछा, झाड़, मित्र, और तो वो सब ऐसी ना कहते कि गमछा लेके जाना झाड़ देना पगला के, ये ट्रिक है, ठीक ना। गमछा, झाड़, मित्र। देखो ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तब ग का मतलब हो जाएगा हमारा गुजरात। यानी कैसे गुजर लग रहा है ना, जेकरा घर में तकलीफ रहता है वो रात जल्दी नहीं करता है, और जेकरा घर में खुशी ज्यादा रहता है वो जल्दी रातें कर जाता है। नहीं, ये हो गया गुजरात। अब देखो म का मतलब हो जाएगा हमारा कौन प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। और छा का मतलब हो जाएगा हमारा कथी, छत्तीसगढ़। और झा का मतलब हो जाएगा हमारा झारखंड, ठीक ना। और झारखंड की राजधानी रांची। और र का मतलब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और जयपुर को ही कहते हैं गुलाबी शहर। कौन सा शहर, गुलाबी शहर। अब मी का मतलब होता है क्या, मिजोरम। त्र का मतलब हो गया त्रिपुरा। प का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब देखो राज्य का नाम था गिनो कि 8 को पूरा करेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, राजस्थान, उसके बाद हमारा हो गया मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। मेरे ख्याल से ये 8 गो राज्य हो गया। और इन्हीं 8 राज्य से कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। तो कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो जिसको 8 नाम याद रहेगा वही क्वेश्चन को देख करके सही आंसर टिक कर पाएगा।
तो जो सेट हो गया तो समझो उसको भेंट हो जाएगा, और जो सेट नहीं उसको कच्ची भेंट होगा, तो शरीर भटकते ही रह जाएगा। नहीं, इतना भी किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सनशाइन विटामिन किसे कहा गया है। देखो सबको पता है कि सनशाइन, सन का मतलब क्या होता है, सन का पता है सबको, सन का मतलब सूरज, यानी सूरज का प्रकाश में कौन सी विटामिन विद्यमान होती है, तो लिखेंगे विटामिन डी। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन की खोज किसने किया था, लिख देना फंक, एकदम आंख मूंद के, ठीक ना। विटामिन की खोज किसने किया, फंक ने। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो लिखना कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखना रेटिनॉल। क्या लिखना, रेटिनॉल। और सी का पूछ दिया तो लिखना एस्कॉर्बिक एसिड। कहीं पूछ दिया विटामिन, तो विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, ऐसे करके तो विटामिन B1 का लिख दिया तो लिख देगा थायमीन। अब बताओ रे बउआ, इतना में कोई दिक्कत है ललन टॉप तो बताओ। उसके बाद तो थैंक यू आ ही गया। नहीं, बस आज के लिए इतने ही रहने दिया जाए, अब फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब फिर से एक बार पुराना नारा को दोहराइए, जय हिंद जय भारत।